मौसम बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है। और अब उसके साथ साथ दूसरा मौसम आज़ादी का मौसम चल पड़ा है, आपको पता है कि आज़ादी का महीना है और यकीन हम जो है खूब आज़ादी की जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जोश खरोश वो नहीं है जो होना चाहिए था शायद। कुछ माहौल आजकल ऐसा चल रहा है, कुछ सिलसिले ऐसे चल रहे हैं, कुछ मसाइल की वजह से भी लोग इतने घिरे हुए हैं कि वो जहन उनका उस तरफ है ही नहीं। बहरहाल जश्न तो एक जश्न है, आज़ादी का जश्न वो तो ज़रूर मनाएंगे हम, और आप साथ साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और यकीनन हफ्ते के दिन मैं प्रोग्राम मुलाकात का होता है, हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, और तमाम लोग होते हैं, शोबिस के लोग भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, ऐसी भी होते हैं, तमाम लोग होते हैं। जो भी एक अच्छी शख्सियत होती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको बुला लिया जाए प्रोग्राम में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक बड़ी अच्छी जानी बजानी शख्सियत है, जिनको आप बहुत सारे ड्रामों में उनको देखा होगा, आपने फिल्म में भी देखा होगा उनको ड्रामे, और इस वक्त भी इनके ड्रामे ऑन एयर हैं, ऑन सेट भी हैं और ऑन एयर भी हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त एक ड्रामा जो ख़ास तौर पर जिस वक्त जो ड्रामा जिसके मेरे ख्याल 4-5 एपिसोड चल पड़े, 6 बल्कि 10 एपिसोड हो गए तकरीबन मेरे ख्याल में, वो है किस्सा दिल, जिसमें आप देख रहे होंगे एक बहुत खूबसूरत सा जो है वो बाप है, और वो बाप बड़ा शुरू में बहुत प्यार भी करता है मगर सख्त भी बहुत है। आजकल वो बाप बड़ा सख्त, बड़ा गंभीर बना हुआ है इस वक्त अपने बेटे के लिए। और वो कौन है हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त और प्यारे से एक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे ड्रामे प्रोड्यूस भी किए हमारे साथ, ताहिर जतोई साहब हमारे साथ। बहुत खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए, आप खैरियत? बस अल्लाह शुक्र। आप सुनाए सर? माशाल्लाह आजकल बाप बड़ा सख्त हो गया, वो बड़ा तो गने वने को अपने ऊपर रख लेंगे भाई। हाँ जी, हाँ, या मारो या मर दो। बड़ा नेगेटिव है वो आदमी, जो पुरानी उसमें चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम बाकी जो ड्रामा है वो पॉजिटिव है, और एक यही है जो नेगेटिव है, और मज़ा आ रहा है देखने वाला। अब जैसे देखने वाला मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं खुद भी देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ज़रा सा मैं देखता हूँ कि यार कहानी कहाँ जा रही, कैसे जा रही, मगर अच्छा जा रहा है शुरू से, बड़ा अच्छा। जब मतलब मेरे ख्याल में 10 एपिसोड हो गए थे, 10 आज 10वीं 9 एपिसोड आ चुके हैं माशाल्लाह। तो मैं अच्छा ताहिर भाई ये बताएं कि आप थोड़ा सा बात अपनी शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया और ये तमाम चीज़ें जब से आई हैं, तो उस वक्त से ये, क्योंकि आपको पता है कि अब लोग टीवी तो देखते ही नहीं, इतना केबल तो इतना देखा नहीं जाता, टीवी नहीं देखा जाता, तो आप क्या समझते हैं इससे बड़ा फर्क पड़ा हमारी? अच्छा देखिए जी, टीवी पहले भी आपको पता है ये घरेलू जो खवातीन है उनका मीडियम है, और जो घरेलू खवातीन है वो आज भी टीवी देखती हैं, और हमारा बेसिस भी उन्हीं पे करता है जो कैटर करते हैं। आज भी जो कैटर किया जाता है वो घरेलू औरतों को किया जाता है, बिल्कुल है। और जो नौजवान तबका है या मर्द हजरात हैं वो थोड़ा टीवी कम देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सोशल मीडिया से वो जो खवातीनों की तादाद थी वो कम हुई है, वो बिल्कुल उसी तरह देख रही है टीवी। हो सकता है शायद 5-10% का कोई फ़र्क आया हो तो आया हो, क्योंकि जब भी आप घरों में जाएं या लोगों के साथ बैठे, इवन मेरे अपने घर में या मेरे जितने जानने वाले वो खवातीन उसी तरह टीवी देख रही हैं जिस तरह पहले देखती थी। हाँ, अब भी वही देख रहे हैं, वही चल रहा है। अच्छा खैर बात। तो अच्छा ये मैं थोड़ा बताइए, जो कैरेक्टर आपको मिलते हैं, तो ये कैरेक्टर को आप स्टोरी है कि पहले आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हाँ करते हैं, या क्या उन्होंने कहा यार ताहिर भाई ये कैरेक्टर है, ये करना और ये है फलाना? और अच्छा वेरी करता है ये, क्योंकि कभी कभी, सॉरी आपकी बात कर रहे, कभी कभी कैरेक्टर छोटे भी होते हैं, कभी थ्रू आउट भी होता है, कभी 2-4-5 एपिसोड का भी होता है कि अब आपको दरमियान में मार दिया, अब आप कहीं चला गया, कभी वो भी है। तो ये भी बड़ा कैरेक्टर करता है कि भाई छोटा कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर है। अच्छा अजमल भाई, कैरेक्टर मेरे देखने का तरीका छोटा बड़ा नहीं होता कि कैरेक्टर छोटा है या कैरेक्टर बड़ा है। मेरा देखने का तरीका ये होता है कि कैरेक्टर चाहे 5 सीन है वो कितना इफेक्टिव है, उसका कितना जो ड्रामे में शेयर किया है वो कर क्या रहा है। अगर वो 5 सीन है और वो 5 सीन इतने स्ट्रांग हैं कि वो पूरे ड्रामे पे इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जी अगर आपके 140 सीन है लेकिन वो 40 सीन में 140 में से इम्पैक्ट कहीं नहीं आ रहा, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, बातें कर रहा है। अभी मैंने पिछले दिनों बहुत मेरा ख्याल है 5 ड्रामे रिफ्यूज़ किए हैं। वो पूरे मतलब ड्रामे में उसका कैरेक्टर था और वो तकरीबन 140 सीन थे एक में कोई, लेकिन मैंने उनको रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा यार इसमें है ही नहीं कुछ करने को, तो मैंने नहीं किया। मेरा क्राइटेरिया ये है। अब कोई और लोग उसको किस तरीके से आर्टिस्ट देखते हैं, बड़े या छोटे के हिसाब से देखते हैं कि वो टीवी पे ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं। अब देखें इस जहाँ अगर आप किस्सा दिल की भी बात कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि ये तो खैर थ्रू आउट है, एंड तक चलेगा, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि इसमें 3 घरों की कहानी है, लेकिन ये वाहिद शख्स है जिसने तीनों घरों को परेशान किया, तीनों को उसमें एक वो है। हालांकि
और जबरदस्ती अपने तौर पे है। हाँ। अब आप जैसे जैसे आप देखेंगे तो वो इम्पैक्ट छोड़ रहा है। वो तो एक ऑब्वियसली कि अब उससे लोग नफरत कर रहे हैं, मतलब इवन जो कमेंट्स आते हैं अब उस पर तो बड़ा मजेदार होते हैं, लोग उससे नफरत कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं कि इसने क्या किया हुआ है। इम्पैक्ट तो है इसका है। मतलब जब लोगों के कमेंट्स आपके आने शुरू हो गए तो इसका मतलब वो इम्पैक्ट छोड़ रहा है, वो इसका लोगों के ध्यान में वो कैरेक्टर, क्योंकि पहले भी हम ये बचपन देखते आ रहे हैं कि कभी कोई ऐसा, अच्छा आमतौर पर लोग कहते हैं कि यार कि हीरो का कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त होता है यार हीरो, मैं कहता हूँ कि अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर है तो वो उससे ज्यादा जानदार होता है। क्या ख्याल है सर, आपका? हीरो को स्ट्रांग बनाता ही नेगेटिव है ना। अगर नेगेटिव विलन आपका स्ट्रांग नहीं है तो हीरो स्ट्रांग कैसे होगा? कैसे आप होगा? बताइए। सही बात है, उसकी वैल्यू कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? अगर आपका विलन जितना स्ट्रांग होगा आपका हीरो उतना ही स्ट्रांग होगा। अभी मेरा एक ड्रामा है जो शुरू हो रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है 20-22 से, तो अभी मैं पता नहीं रहा उसका, लेकिन उसमें भी बहुत यही है कि वो मिनी सीरियल है और बहुत कोई बाहर से आ रहे हैं डायरेक्टर यहीं के लिए, लेकिन उसमें भी यही है कि वो इतना 8 किस्तों का है, लेकिन उस 5 किस्तों में ये करेक्टर है। लेकिन अगर आप उन 5 किस्तों से उस करेक्टर को हटाते हैं तो पूरा ड्रामा मर जाता है। क्या बात है। वो पूरा ड्रामा उसमें कोई चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हार्डली उस 5 किस्तों में इसके मिनी सीरियल के हिसाब से 22 सीन है, 20-22 सीन है, लेकिन वो हर सीन बहुत स्ट्रांग है। और उसमें बाकायदा उसका ये है कि वो उसकी पार्टिसिपेशन है, उसका करेक्टर है। अगर उस करेक्टर को आप मारते तो ड्रामा बेस्ड नहीं बनता फिर। मेरा क्राइटेरिया यही होता है कि बेशक 5 सीन हो, 7 सीन हो, 8 सीन हो या 100 सीन हो, लेकिन उसका अपना एक ट्रैक होना चाहिए और वो ट्रैक इतना अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए कि लोगों पे इम्पैक्ट छोड़े। सही बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वरना आमतौर पे तो ये होता है यही कि लोग कहते हैं यार अब यार 4 सीन के 4 सीन है या 4 एपिसोड में यार बाकी तो पूरा क्या छोड़ भाई, इसमें मजा ही नहीं आएगा। वो तो बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स अच्छे मिल रहे होते हैं करने को, नहीं तो कहते हैं चलो ठीक है यार काम कैसा भी है, पैसा तो अच्छा मिल ऐसा रहा तो है। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है। पैसा हम वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी बताया आपको कि मैंने 3 एपिसोड छोड़े या 3 सीरियल छोड़े, उसमें मुझे इतने अच्छे पैसे ऑफर हुए थे जो शायद मुझे आम हालत में नहीं मिले। मैंने नहीं किया, मैं रिफ्यूज़ किया क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है करने का। मुझे ऐसे लगा, हो सकता है कि बाकी जो दोस्त आते उनका कर लेना चाहिए था यार, इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, दिमाग ने माना नहीं तो किया नहीं। वो कहते हैं लेकिन कभी कभी सिंगर भी अगर स्टेज पर जाते हैं और वो अगर उसको मतलब लोग सामने अगर उसके जितने देखने वाले हैं जो उसमें मौजूद है ऑडियंस, अगर मुर्दा ऑडियंस आ जाए तो वो बात होकर कहता है भाई क्या कहाँ लेकर गए, अब क्या करूँ, मतलब पैसे को उसको दुख नहीं होता, वो खुद एंजॉय नहीं कर रहा होता ना उस चीज को। कहते हैं यार क्या भाई क्या कहाँ बिठा दिया भाई, छोड़ पैसे यार, मुझे अब हाथ को उठा के ताली तक नहीं बजा रहा, मुंह से कोई सीटी तक नहीं बजा रहा, ऐसे लग रहा पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं। मैंने अक्सर, क्योंकि मैं माजी में स्टेज शो करता रहा हूँ, मैं एज अ कॉम्पेयर में देखें तो बहुत सारी जगह यही होता था, बड़े बड़े आर्टिस्ट ये कहते थे अबे यार कहाँ फंसा दिया। जाहिर सी बात है अप्रिसिएशन नहीं मिलती, सामने क्राउड इतना उसमें वो नहीं होता तो खुद उसके अंदर भी वो नहीं, हाँ, वो बात ही नहीं है, मोटिवेशन नहीं आती कि अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। सही बात है, हकीकत है ये। कुछ हमारे साथ लोगों के कमेंट्स भी होते हैं हमारे साथ ताहिर भाई, और ये क्योंकि हम रेडियो के साथ साथ, अब आपको पता है रेडियो पे तुम्हारा प्रोग्राम बेसिक तो रेडियो है, मगर सोशल मीडिया ने मजबूर कर दिया कि कुछ प्रोग्राम हमारे वीडियो में लगा देते हैं, चले ठीक है। तो इस वक्त हमें जनाब एक तो मसूद अहमद साहब ने ज्वाइन किया, कहते हैं जश्न आज़ादी मुबारक हो और बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और उसके बाद फिर मोहसिन खान ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं वेलकम जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह। शम्स रज़ा जो है ये हमें इंडिया से देखते हैं, इंडिया से हमें देखते हैं, रेगुलर हमें देखते हैं माशाल्लाह। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, वालेकुम अस्सलाम, और गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद कहते हैं कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र, आप ही के खैरियत से। दुआ की दरख्वास्त है शुभ भाई, थैंक यू जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अल्लाह ताला बस नेक हिदायत दे, तमाम परेशानी दूर करे, क्योंकि आजकल हालात ऐसे ही चल रहे हैं, बहुत परेशानी के हालात हैं। और बस हर आदमी अब तो ऐसा हो गया कि वो कहते हैं कि अब तो क्लास कोई रही नहीं बंदे की, अब तो कोई क्लास भी नहीं है। मिडिल क्लास वाला भी बेचारा पता नहीं किस क्लास में, तो उसका भी पता नहीं कहाँ गया, वो कौन सी क्लास। अब तो बस सब एक ही जैसे हो गए, बस जिससे पूछो वो यही कहता है कि यार बस ना पूछो यार, ना पूछो यार। सबसे बड़ा मसला तो बिजली ने मार रखा है, सबका खाना पीना जो है वो बिजली ले गई, गरीबों को नहीं सबको मार रहा है, तो वो सबको मार रखा है। उसमें उस इमाम में सब आ गए, सारे सब आ गए। वो संगीता जी ने भी अपना एक लगा रखा था, पता नहीं उन्होंने भी कि देखो ये पता नहीं बड़े बड़े आर्टिस्ट लाहौर से अरशद महमूद साहब ने लगाया, फिर वो ठाकुर साहब ने लगाया कि यार ये देखो बिल लगाएंगे, देखो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उससे ज्यादा खतरा उन्होंने लगाना तो अलग बात है। कल मैंने टीवी देखा कि वहाँ कहा जकवाल में एक
भाई ने वो गोलियां खा के हाँ। खुदकशी कर ली, देखें आप बिल्कुल कि ऐसे जो आगे बहुत से तो हादसे और हो उससे चुके एक हैं। पहले गला काट हाँ दिया, हाँ। मतलब ये तो एक अल्लाह रहम करे। बिल के पैसे मांगने पर जो भाई को मार दिया। यानी वो एक हाँ को मार दिया, ये हाँ दूसरा हाँ, वाकया है। ये दूसरा, वो ये दूसरा है। चकवाल का शायद कल दूसरा वाकया है कि वो बिल का उनका आपस में रेडी लगाता था, उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, एक ने तो गला काट दिया, कल उसने वो गोलियां शोलियां खा के अल्लाह ताला वही बस। पिंडी में परसों वो मैंने देखा कुछ दिन पहले, वो जो पुल से कूद हाँ, गया, पुल से कूद वो गया। खातून का एक पड़ा कि जो बूंदे बेच के बेचारी उन्होंने खुदकशी कर ली। अल्लाह ताला बस सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला बस वो कहते हैं कि हमारे इन इदारों को भी जो है वो थोड़ी हिदायत दे दे। हमारे साथ मौजूद है ताहिर जतोई साहब। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं थोड़ा सा, ये सिलसिला कैसे शुरू कैसे हुआ? मतलब आप माशाल्लाह शोबे से हादसाती तौर पर कभी कभी होता बंदा दोस्त यार की वजह से, या कैसी, या प्लानिंग के साथ क्या शोबिस में जाना चाहिए, वरना काम तो आपके मसरूफियात तो बहुत सारी हैं। नहीं, ये बिल्कुल हादसाती है। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था और ब्यूरोक्रेट था, अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरी दोस्ती शोबिस के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा थी। जितने दोस्त यार सारे थे, तो इत्तफाकिया तौर पे मैं एक दिन मुझे फ़ोन आया तो मैं किसी ड्रामे की शूट पे चला गया। अच्छा। दोस्तों ने कहा चक्कर लगाओ, तो मैं चक्कर लगाने वहाँ चला गया। हाँ तो वहाँ कोई एक करेक्टर था, कोई एक छोटा सा, जिसमें कोई जिसको आना था या वो जिसने करेक्टर करना था, हाँ, वो नहीं आ सका। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बड़ा मुझे प्रेशराइज किया, तुम खड़े हो जाओ। मैं कहा यार मैं कभी बहन भाइयों की शादी में वीडियो नहीं बनाई, मैं नहीं खड़ा था। वो बहुत, खैर वो बहस लंबी चौड़ी चली, कोई 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बस करना कुछ भी नहीं। मैं कहा मुझे आता ही नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करना, बस तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ये 2-4 लोग आएंगे, उनसे हाथ मिला के कहना आ जाओ बैठ जाओ। वो मैंने वो कर दिया, उन्होंने कहा जी अच्छा हो गया। वो चल गया, इत्तफाक की बात है वो चला, मुझे नहीं पता कब चला, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो हमारे एक दोस्त होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, राइटर थे बहुत अच्छे, जुबैर अब्बासी साहब। क्या बात है, शमूल की बात है। हाँ जी, वो एक सीरियल लिख रहे थे उन दोनों, कोई करोड़ों का आदमी। वो मुझे पीसी में मिले, कुछ 2-4 दिन कहने लगे आता है वो मैंने तुम्हारा एक कल चल रहा था, मैंने ड्रामा देखा तो तुम्हारी लुक बहुत अच्छी है और मैं एक सीरियल लिख रहा हूँ और उसमें तुमने करना है। तो मैंने उनको हंस के मजाक किया, मैं नहीं कहने लगे अच्छा तुम फिक्र मत करो हम करवा लेंगे। अच्छा। और क्योंकि मैं उन दोनों सर्विस में था, मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में होता था, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रेशराइज किया। बहरहाल वो करोड़ों का आदमी चला और वो बहुत हिट हो गया। मैं था, हुमायूं उस वक्त स्टार था, हुमायूं सईद था, हुमायूं नाज था और सादिया हुसैन थी, आबदा ज़की थी। वो चला तो बहुत हिट हो गया और उसमें मुझे काफ़ी पजीराई मिली और काफ़ी सारे जो उस वक्त के टीवी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे, प्रोड्यूसर्स थे, किया, लेकिन मैं इतना सीरियस ही नहीं था। मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं करना। मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त के हारून साहब थे और समीर साहब थे और इकबाल पाशा साहब थे, उनके काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए, लेकिन मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। यही मेरी कोताही थी जो आज करने के बाद, तो फिर उसके बाद अपनी सर्विस में लग गया ज़्यादातर, फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहा। फिर किसी ने, फिर होते होते बस फिर एक दफ़ा ऐसे ही किसी ने ऑटोग्राफ मांग लिया, देखा 2-3 दफा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये काम, फिर मैंने अच्छा फिर मैं कहा चलो करना चाहिए। बस फिर ऐसे करते 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 फिर ऑब्वियसली फिर एक टाइम आया जब नौकरी को मैंने खैराबाद कहा, उसको रिज़ाइन किया। उस वक्त तक हम हमारी कमर्शियल कंपनी थी दोस्तों की, हम सब उसी में काम किया करते थे, दोस्त हैं उनकी थी ग्रुप फिल्म्स के नाम से, तो मैं उसमें होता था, मेरी पार्टिसिपेशन थी क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे, है भी पार्टिसिपेशन। वो करते करते बस फिर एक टाइम आया जहाँ सोचा कि अदा करनी चाहिए। फिर अब थोड़ा जाके, लेकिन ऑन एंड ऑफ उसमें भी यही था, कभी मुल्क के अंदर कभी मुल्क के बाहर, तो इधर अब जाके थोड़े अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह और सीरियसली कर रहा हूँ और अल्लाह का करम है कि अच्छा कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, चीज़ें सही हैं। तो ये मतलब जुबैर अब्बासी साहब ने जो करोड़ों का आदमी बनाया, उससे करोड़ों का आदमी निकल ही आया था। हाँ, उसमें हालांकि वो करोड़ों का आदमी भी मैं ही था। अच्छा। उसका जो जिसका था रामेश, जो उसका कैरेक्टर था, जो था करोड़ों का आदमी, वो मैं ही था। और होते होते पता नहीं, वो कहते ना कि अल्लाह आपको वहाँ ले आता है, मैं सोचा भी नहीं होता। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई अदाकार बनूंगा या अदाकारी करूंगा, क्योंकि मैं था शर्मीला था। शर्मिला से मेरी मुराद ये कि कैमरा फेस नहीं करता था, और अब वही शर्मिला आदमी देखें आज सब कर रहे हैं।
अच्छा, वक्त की बात होती है, कहते कभी कभी कहते हैं इंसान जो है ना, बस वो बाज़-औक़ात कहते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी उस जगह पहुंच जाता है जो उनसे कभी सोचा ही नहीं होता कभी। वो बस सर एक हमारी प्लानिंग, एक अल्लाह की प्लानिंग बस ये बात वही है कि अल्लाह ताला ने जिसको जो चीज़ देनी है ना, वो सारे सबक खुद ही बनाता है, खुद ही खुद ही बनाता है, खुद ही बनाता वहीं है। तक पहुंचा देता है उसको। ये मैं हर आदमी से कहता हूँ कि देखें, एक जितने मेरे दोस्त यार हैं, कि अल्लाह ने हर किसी से ये वादा किया है कि मैं तुम्हें कोई मुकाम दूंगा, हाँ, दूंगा, बेशक लेकिन बेशक। उसने ये वादा नहीं किया कि उस मुकाम को मैं संभालूंगा। हाँ, ये तुम्हारी ये तरफ से है कि किस तरह हकीकत संभालते हो उसको। ना, वो कहते हैं कि इज्जत और शोहरत तो सबको मिलती है, अब वो मेंटेन तो आपने रखना है ना, अल्लाह ने तो पहुंचा दिया ना संभालना, आपने। उस हाँ, मुकाम अब की आप इज्जत संभालोगे। करना, उस हाँ, मुकाम की इज्जत करना, अपने जहन में ना आने देना, आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे देखे शोबिस में, बेशुमार लोग ऐसे कि जो माशाल्लाह पहुंचे गए उस जगह, मगर वहाँ वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं। नहीं सर, बहुत आपकी मिसालें हैं। अब वो इस वक्त में अब आपको क्या मिसाल नहीं, वही तो बहुत सारे, मैंने खुद देखा बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरे ख्याल में अगर कहीं उनका कोई फैन भी मिल जाए, कोई फैन आगे थोड़ा सा क्लोज हो जाए, थोड़ा बात कर ले, तो वो उसको मैं खुद देख के झाड़ देते हैं वो खड़े होकर, यार पीछे जाए, पीछे जाए, अभी जाए, हटे भाई थोड़ा सा, यार ये इन्हीं लोगों की वजह से तो आप लोग हैं इसमें कोई भाई, शक लोग नहीं है। अब हमें लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मतलब इन्हीं वजह से तो हम बैठे ना यहाँ पर, आप इन्हीं वजह से स्क्रीन पर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वरना वो बात अगर लोगों की पजीराई ना हो तो आप तो बेकार हैं। हाँ, एक वक्त आएगा तो वो मतलब प्रोडक्शन हाउस वाले ड्रामे वाले, मैंने कहा कि यार कोई अभी लोगों की क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे क्या, और लोग इनको देखता नहीं, कोई इनको देखने का वारन कर रहा तो क्या होगा। सही तो ये तो लोग वो कहते हैं कि हमारी शोबिज की दुनिया, शोबिज है ना, शो बिजनेस है, तो दिखावे का बिजनेस है। सही जितना आप हिट जाएंगे, जितना नजर आएंगे, उतना ही बिकेंगे हम, और नहीं आएंगे तो फिर वो एक बात है कि वो सब आपको आगे घुमा देंगे। और इसके साथ जी हमें सखर से हमें ज्वाइन किया, जैनुल आबिदीन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया और कहता है अस्सलाम वालेकुम फ्राम सखर। वालेकुम सलाम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आप हमारे साथ मौजूद हैं बिल्कुल, और यकीनन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर जतोई साहब। अच्छा ताहिर भाई, ये सिलसिला जो है आमतौर पर आप शोबिज़ की दुनिया में आमतौर पर हमारे नए लोग बड़े कहते हैं कि यार पर्ची बहुत चलती है, तो क्या आप क्या समझते, पर्ची है मतलब कैमरे के सामने भी पर्ची चल सकती है क्या? मसला ये है कि टू सम एक्सटेंट पर्ची आपको कितनी देर खड़ी कर सकती है। आप पहले एक बात बताइए ना, पर्ची आप एक दफ़ा चला लेंगे, 2 दफ़ा चला लेंगे, लेकिन पोटेंशियल तो होगा तब आप आगे बढ़ सकेंगे। वो तो है। पर्ची आपको, बहुत लोग ऐसे हैं जो पर्ची पे तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपना इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। देखें, एक आदमी होता है गिफ्टेड, एक आदमी गिफ्टेड नहीं होता। अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी को सलाहियतें दी हैं, लेट्स सपोज आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी और मैं आपके मुकाम तक आना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझ में वो सलाहियतें नहीं है, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इंतहाई मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका सिर्फ यही है। हाँ, वो तो है। तो पर्ची मुझे एक जगह ला तो सकती है, चले जी मैं किसी को कहूंगा कि वो मुझे एक दफा चला, अगर आप में कुछ करने की सलाहियत ही नहीं है तो आप कितनी देर खड़े रहेंगे? सही बात है। आपको करना तो पड़ेगा ना, आपको डेफिनेटली अगर है तो फिर मेहनत से हो जाता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट की बात सही है कि ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई इनिशियली को पुश चाहिए होता है। तो मतलब हमारे तो वो पुरुष हमारे तो आमतौर पर जो है बेचारे बहुत टैलेंट बहुत हमारे यहाँ, मतलब जो हम भी देखते हैं, आपने देखा हो टैलेंट बहुत है, मगर वो आमतौर पर लोग बेचारे घूम रहे होते हैं कि यार मगर जहाँ भी कहीं जाते हैं कहते हैं यार कहाँ, यार जहाँ भी लोग कहते हैं नहीं यार आपने कुछ किया है, नहीं किया, जाओ यार जाओ। अबे भाई जब कुछ आप किया नहीं है तो हम जाएंगे कैसे, और जब करेंगे तो आगे जाएंगे तो करे कहाँ से, कोई एक पहली बार मौका नहीं देता। तो ये तो बहरहाल ये सिलसिला हमारे यहाँ तो आमतौर पर आपको होता है कि हर जगह पूरी दुनिया में, वैसे हमारे सिलसिले की बात नहीं है। आप देखें, आप माशाल्लाह पुराने हैं, आज से अगर आप 20-25 साल पहले चले जाएं तो सिर्फ एक टीवी था, उस पर तो ये प्रॉब्लम होती थी। अब आपके पास, आप यकीन माने कि लोगों ने 20-20 सीरियल, 25-25 सीरियल किए हुए हैं, लोग उनको नहीं पहचानते, टीवी देखेंगे आप। अगर आपके पास 20 चैनल हैं, 3 स्लॉट हैं, तो रोजाना आपके पास एक महीने में आप 80 ड्रामा चला रहे हैं, लोग कितना देखेंगे? और कौन सा चैनल देखेंगे? कौन सा चैनल देखेंगे? तो आप अब तो आप 20-20, 25-25 सीरियल करने वाले लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ यार ये लड़के को कहीं टीवी पे देखा है, वो पजीराई और वो चीज़ आपको नहीं मिलती। तो डेफिनेटली ये तो है ना। अच्छा, पीटीवी का दौर था जब वो दौर तो ये था कि जब हम खुद भी गेट पे जाके अंदर जाने के लिए परेशान, बाहर लाइन लगी होती थी घंटों भाई, कोई अंदर से प्रोड्यूसर को। उस दौर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि अगर आप प्राइम टाइम में चाहे 2 किस्तों में भी आ गए, आप स्टार पूरी दुनिया देख लेती थी। अरे एक मतलब सिर्फ एक किस्त क्या, एक किस्त में भी आप ऐसे गुजर के कैमरे सामने से गुजर गए तो लोग पहचान लेते थे, अरे टीवी पे आती, टीवी पे आती, ये था। और वैसे आजकल बहुत
यंग जनरेशन तो बहुत आ रही है, हाँ, बहुत अब तो नए चैनल वैसे है ज्यादा तो लोग आ रहे हैं। ये तो है। अच्छा, चैनल ज्यादा होने से हमारी मतलब फर्क पड़ा कुछ हमारी शोबिस की दुनिया में? चैनल ज्यादा दिन ब दिन चैनल आ ही रहे हैं, किस लिहाज से फर्क पड़ा है? मतलब एंटरटेनमेंट के हवाले से, ड्रामों के हवाले से, और कमर्शलाइज जो है, हमारे आर्टिस्ट जो है, वो काम तो बढ़ गया हमारे यहाँ, काम तो बढ़ रहा है। मतलब इतने सारे चैनल आ गए हैं, ग्रीन भी है, मन भी है, आन भी है, अलिफ भी है, बे भी है, पे भी है, पता नहीं कितने, अभी तो कितने आ रहे हैं और बन ही रहे हैं रोजाना। अच्छा, क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है, क्वालिटी में बड़ा फर्क नजर आता है। ये क्या, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर हर चैनल का अपना एक बजट है, वो अपने बजट के हिसाब से काम करता है। जो प्राइम चैनल्स हैं वो तो चल रहे हैं, उनके तो मुकाबले अब वो तो हम कर ही नहीं सकते अपने मुकाबला। चल रहे हैं उनके साथ, और जो अच्छे चैनल जो उनके चल रहे हैं और उसमें डेफिनेटली वो compete भी कर रहे हैं। और फर्क देखे ना, पहले पीटीवी था, अब आपके पास कंपैरिजन कोई नहीं था। आप अच्छा है तो भी वही देखना है, बुरा है तो हाँ, भी वो वही तो देखना एक ही होता था है। बिल्कुल। एक ही है आपको, हाँ, और हम उसको अच्छा ही लगता था। लेकिन अब आपके पास एटलीस्ट मुकाबले के लिए बहुत चीज़ें हैं ना आपके पास। आपने कौन सा चैनल, एक बटन स्क्रॉल करें, आपके पास 50 चैनल हैं, आप क्या देखना चाहते हैं? जो अच्छा दिखाता है लोग मोस्टली उसको देख लेते हैं। तो डेफिनेटली ये फर्क तो आ गया ना आपके हाँ, पास। इतना तो फर्क है ही नहीं। और ये नहीं है कि बुरा बन रहा है, बन अच्छा रहा है और अब भी अच्छा लग रहा है आर्टिस्टों के हिसाब से। तो अब तो बहुत पैसों के हिसाब से तो माशाल्लाह अच्छा हो गया बहुत कुछ जी। अच्छा, बहुत सारे ये भी तो मगर पैसों के हिसाब से, मगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउसेज में ज़्यादा आर्टिस्टों से पता चलता है कि पैसे भी बहुत सारे लोगों ने बड़े दबा के रखे हुए देती हैं। सीरियल खत्म हो गई, सालों गुजर गए, वो पैसे का ऐसे रो रो के मिल रहा होता है कि तैयारी। ये बहुत से लोग शिकायत करते हैं ऐसा अक्सर ही से लोगों की शिकायत है, अक्सर लेकिन ही से। अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हर कारोबार जो किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं पे उधार का या उस चीज़ का अवसर तो होता है कि जी आपका बिजनेस क्रेडिट पे चल रहा होता है। ऐसा ज़रूर हुआ है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये पैसे मिलेंगे, उसमें थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है, लेकिन यूजुअली पैसे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मर जाते हैं, कुछ है ऑब्वियसली। अब आपको पता है, हर दुनिया के किसी भी कारोबार में उठा लें, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे भी लोग हैं। हाँ, वो तो तो सब उस जगह होता लिहाज है। से अगर कोई एक आध दो तीन एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर वो एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि 70-80% तो नहीं, ऐसा कोई मसला। मिल जाते हैं, थोड़े डिले हो जाते हैं, थोड़े लेट हो जाते हैं, लेकिन मिल जाते हैं आखिर में। मतलब मैंने अक्सर लोगों से ये सुना कि यार 3-3 साल गुजर गए, अभी तक पैसे नहीं मिले, और उस चक्कर में कि आगे भी काम करना पड़ता है कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब और उसके साथ जो है और उसको लगा रहे होते हैं बैठ के। अच्छा, मैं इसीलिए आपसे कहा ना कि मैं ये कह नहीं सकता, हाँ, नहीं, सही है। इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं, वो अब सबका अपना, हाँ, सबका बीइंग अपना। अ प्रोड्यूसर, जो मैंने भी तो ऊपर 10-15 सीरियल्स अपने प्रोड्यूस किए हैं और अच्छे से अच्छे किए हैं। और मैं तो अपने आर्टिस्टों को अल्हम्दुलिल्लाह खुद जाके घर पैसे दे के क्या आया, बात है, कोई बहुत ऐसा मसला नहीं था। फिर तो आप एक इशारे में वैसे दौड़े चले जाते हैं। कभी आज तक मेरा ये तो है। कोई आर्टिस्ट ये नहीं कह सकता पहले दिन पहला। और मैं फिर अपने इजाज के हवाले से भी ये कहूंगा कि मेरे पैसे थोड़े से डिले हुए हैं, जिसने भी मुझे देने हैं किसी ने खाए नहीं। मैं नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिले और मेरे चलो। पैसे किसी ने नहीं दिए। आपको तो वैसे भी नहीं, वो खाएंगे पैसे। नहीं है, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमें ताहिर जतोई साहब माशाल्लाह मौजूद है, माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं। अच्छा, मैं एज ए प्रोड्यूसर आपने कौन कौन से ड्रामे किए, कब ये ख्याल आपको कब है कि प्रोड्यूस भी करने चाहिए साथ साथ? ये मैंने पहला ड्रामा किया था जी 2002 में। अच्छा। इकबाल अंसारी साहब के साथ हमारा प्रोग्राम था करने का, इकबाल साहब ने छोड़ा था। और उस वक्त हम एक हवेली के नाम से ड्रामा कर रहे थे, जो बुशरा आपा ने लिखा था, बड़ा बजट था उस वक्त, लेकिन बाद में समहाउ वो नहीं हो सका। और फिर मैंने 2002 में इकबाल भाई ने जाके शायद इंडस ज्वाइन कर लिया था। तो इंडस के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मेरा ड्रामा एक ही मैंने किया था जी, एक तस्वीर और के नाम से वो ड्रामा किया था। अच्छा। और वो वाहिद ड्रामा जो अनवर मकसूद साहब की बेगम और उनकी बहन ने लिखा था। अच्छा, हाँ। क्या बात है। और उसके जो उसको डायरेक्ट किया था आलिया इमाम ने, वो बहुत अच्छा। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता होता था कि चैनल कहाँ है, कहाँ बेचना है, कहाँ सही- क्या सही करना और क्या नहीं करना। तो ये मेरा ये जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई 2002 से। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे ड्रामे किए और हमारी जो कंपनी है उसने फिर जो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त जो सीरियल था, जो पाकिस्तान की समझ लें एक तरीके से पहचान बन गया था,
कुद्दूसी साहब की बेवा, हाँ, वो हमने प्रोड्यूस किया था क्रू फिल्म्स ने। उसने मजर मोइन ने किया था ना? मजहर मैंने डायरेक्ट किया डायरेक्ट किया था, उसको। फसी ने लिखा था। फसी ने लिखा फिर था। कोई उतरेगा खजर मैंने किया, फिर मैंने लव सब कुछ किया, फिर मैंने आखिर जियो हम टीवी के साथ किया तुम्हारे सिवा, उसके बाद मैंने किया आहट किया, और उसके अलावा बस फिर गाहे बगाहे करते क्या रहे। बात है। तो ये ख्याल आया क्यों, मतलब क्यों कि आप, मतलब अच्छा वो जरा टेंशन वाला काम भी है, मतलब एक्टिंग, आपने एक्टिंग की, अपना काम खत्म हो गया, प्रोड्यूस करना तो उसमें लोगों का, आर्टिस्टों के कनेक्ट भी, राब्ते भी, पेमेंट भी, ये भी वो भी मसाइल ज्यादा है ना उसमें तो। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया ना कि कंपनी क्रू फिल्म्स तो थी, जिसको हमारे जो दोस्त हैं खालिद साहब वो उसको ओन करते हैं, और हम बचपन के सारे दोस्त थे तो उसमें इकट्ठे होते थे। तो ये प्रोडक्शन का काम तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे, कमर्शियल तो पहले से कर रहे थे। जी हाँ, कर- सारा कमर्शियल कोऑर्डिनेशन, ये काम वो काम, तो वो इतना चीजें चल रही थी, तो ये प्रोडक्शन का काम कोई नया नहीं था। बस एक ख्याल आया कि करना चाहिए, और उस वक्त कुछ शायद हालात भी अच्छे थे, नौकरी भी हमने उस वक्त इतना वो था, क्योंकि हमने बहुत अच्छे वक्तों में बहुत अच्छी नौकरी की। और उसके बाद आपको पता है 2002-2003 में मुशर्रफ साहब थे, हाँ, और हाँ। उस दौर का कोई इतना नौकरी में वो उतना, क्योंकि जो मेरी नौकरी थी वो इसी टाइप की थी, तो उसमें थोड़ा हाथ हल्का हो रहा था, डेफिनेटली वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो बस फिर इसका ख्याल आया कि चलें प्रोडक्शन करते हैं, उसमें किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपीरियंस उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे। जो लोग, आपने अभी जैसे कहा कि पैसे नहीं मिलते, तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। पहला सीरियल मैंने अच्छा बनाया, मेरी बहुत बड़ी कास्ट थी, शफी मोहम्मद शाह साहब थे, शहूद अलवी थे, एहसन खान को पहली दफ़ा मैं लाहौर से मेरे पास आके रुके थे, वो एहसन खान था, मैं था, अनवर इकबाल थे, अकबर सुबहानी साहब थे, अली सलीम जो नवाज से वो थे, और तहरीम जुबैरी थी, सादिया इमाम उसकी मेन हीरोइन थी, आलिया इमाम, परवीन अकबर, सबा भट्ट, और बहुत बड़ी कास्ट। तो जाहिर सी बात है उन सबके साथ ही मेरा तजर्बा भी बहुत अच्छा रहा, कि ना मुझे किसी ने तंग किया, ना कोई ऐसी बात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और सच्ची बात यह कि पैसों के हिसाब से भी उस वक्त का, अगर आज से आप 20 साल पीछे, 22 साल चले जाएं, तो वो बहुत अच्छा रहा, और तो वो मुझे एक्सपीरियंस अच्छा लगा। फिर मैंने जो मेरे मेंटोर कह लें या कर लें, नदीम अंकल जो फिल्म स्टार नदीम हैं, उनके साथ उन्होंने मेरा रहा। नदीम अंकल ने मुझे बेटा बनाया, बेटों की तरह प्यार किया। फिर उनके साथ मैंने कंपनी बनाई, और नदीम अंकल और मैंने काफ़ी मिल, उनके बेटे फरहान ने किया, मजबूरी के नाम से हमने एक सीरियल बनाई, और उनके साथ हमने काम किया। फरहान के साथ 2-3 मैंने किए, नदीम साहब साथ होते थे, वो करता रहा, और आज भी उनके साथ मेरा बहुत अच्छा, बहुत ही बेटों जैसा रिलेशनशिप। बेइंतहा नफीस इंसान है, बेइंतहा प्यारे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अभी तक हम, आपसे अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी कि अदाकार कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर इंसान अच्छा नहीं हो तो बेकार है। बेकार, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें तो बल्कि मैं आपसे ये कहूँ, उन्हें तो ये याद भी नहीं होता कि वो अदाकार हैं और सुपरस्टार हैं, वो इतने डाउन टू अर्थ। अच्छा, शायद पता है इसी वजह से आज तक देखें माशाल्लाह, मतलब आज तक देखें मौजूद है, और चले आ रहे हैं, मतलब देखें बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे, स्क्रीन से फिर वो बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कहूँ कि वो इंतहाई मलंग इंसान है, उनको बिल्कुल ये याद भी नहीं है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल जो स्टारडम उन्होंने देखी वो तो किसी और ने तो नहीं देखी भी नहीं। सही बात है, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल ये याद भी नहीं होता कहाँ है, वो बहुत एक नॉर्मल आदमी की तरह। में भी मुलाकात हुई, मतलब लगता ही कि वो नदीम साहब हैं, कि वो सुपरस्टार नदीम है, यार जिनके देखने के लोग तरसते थे, भागते थे पीछे। मतलब इवन जब मेरा तो उनके साथ अब ताल्लुक को 20-22 साल हो गए हैं, और बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन इवन 20-22 साल पीछे भी चले जाएं तो तब भी मैंने नहीं देखा उनके अंदर कि कहीं ये रख रखाव था कि वो स्टार हैं, या उनके अंदर कोई ऐसी, बहुत बे इंतहा नॉर्मल, बे इंतहा सादे इंसान, कोई ऐसी उनकी नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। और मतलब अगर आपने कोई उनके साथ अच्छा, मेरा तो जो एक्सपीरियंसेस हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी काम की जो उन्हें लगा कि यार इसने मुझ पे कोई मेहरबानी की है, तो उस वक्त तक वो उसको जब तक कंपनसेट न करते हैं उनको भूलते नहीं है। क्या बात है कि नहीं यार, मैं भी इसको इसके से नहीं रहा, इस तरीके के इंसान। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, ये उमर रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब, यूके, मैनचेस्टर यूके से हमें देख लें, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई एंड गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमर रियाज साहब, आप ठीक है, खैरियत से? और आपकी मोहब्बत चाहिए, ये कहना हमारे साथ मौजूद है। फैसल मलिक ने हमें ज्वाइन किया और कहते सो नाइस फैसल कबीर वाला से।
तो कबीर वाला तक भी बात पहुंची थी कि बात कहते बात निकलेगी तो दूर चली जाएगी। जी बिल्कुल। बात तो है बाला जी। और हमारे साथ मौजूद है जनाब, और इसके साथ साथ अभी कॉल पे बात हो रही थी ताहिर भाई की काशान अंसारी से। तो काशान थैंक यू। में अभी आप यकीनन मुझे देख रहे होंगे, और माशाल्लाह अब तो यार अब बेटा तो माशाल्लाह बाप बेटे दोनों आ चुके मेरे प्रोग्राम में। बहुत कल रात को आए थे, रात को आए थे कुछ कई साल पहले की बात है। काशान साहब तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपको पता होगा। सर मैंने यहाँ सिंगिंग करवाई, लाइव सिंगिंग की उन्होंने। वो अपने उनका दोस्त है वो जो कीबोर्ड बजाता है, क्या नाम उसका, जतोई क्या अमीन क्या नाम है, मुझे उसका नाम है उनका साहब, वो उसको लेकर आए थे साथ और लाइव सिंगिंग की थी यहाँ पर माशाल्लाह। और उसके साथ साथ फिर ये अब्दुल रहमान के साथ भी आए थे माशाल्लाह। अब्दुल रहमान तो बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अब्दुल रहमान भाई अब तो माशाल्लाह नौजवान, पहले तो वो 14 अगस्त का पीटीवी का टाइटल मैंने देखा, वो जो बिलाल नकवी ने उसको डायरेक्ट किया। जी बिलाल ने वो कि मैंने देखा उस अब्दुल रहमान। उसके अलावा अब्दुल रहमान का भी जो चल रहा है वो माशाल्लाह क्या जबरदस्त, बहुत अच्छा माशाल्लाह भाई। जिसका बाप पीछे इतना जबरदस्त टैलेंटेड होगा तो बेटा क्यों नहीं होगा, बेटा क्यों होगा। अच्छा बाप बेटे लगते नहीं कि बाप बेटे। जी नहीं, काशान की इन्हें अपनी यंग एज में शादी कर ली थी तो माशाल्लाह फिर अब खुद जवान है, बेटा भी जवान ही है माशाल्लाह। बिल्कुल। तो महाराज जी ये सिलसिला बिल्कुल चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है ताहिर जतोई साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ताहिर भाई, ये लॉबी सिस्टम का क्या सुना है कि लॉबी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, अगर आप लॉबी में फिट हो गए तो आपकी कहानी चल पड़ी, फिर तो आप कामयाब आर्टिस्ट हैं अगर आपकी लॉबी में फिट हो गए। अच्छा टू सम एक्सटेंट फिर मैं आपसे कहूँ ये बात है, अब उसको आप किस तरह लेते हैं, किस तरह लेते हैं। अच्छा कुछ ऐसा होता है कि जो कुछ डायरेक्टर्स हैं उनका कंफर्ट लेवल कुछ अदाकारों के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। जब वो अच्छा हो जाता है तो वो कोशिश यही करते हैं कि जी मोस्टली हम अपने, एक तो अगर उनको ये लगे कि अदाकार अच्छा है, फिर दूसरा ये कि उसका कंफर्ट लेवल उनके साथ जब बहुत अच्छा होता है उन्हें ये पता है कि हाँ यार ये मुझे तंग नहीं करेगा। हाँ, तो वो उनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने हर प्रोजेक्ट में अपनी सहूलत के हिसाब से उनको कास्ट करें ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखें ड्रामा शुरू होने के बाद जो बनने में तकलीफें होती हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वो तकलीफें आपको बहुत सारे एक्टर्स की डेट मैनेज करनी पड़ती है। तो वो ऐसे ही ज्यादातर लोगों को वो होता है जिनके साथ उनका कंफर्ट लेवल अच्छा हो, उनके साथ उनका हिसाब किताब अच्छा हो, तो वो फिर उसको कुछ लोग शायद ये नाम भी दे देते हैं कि ये लॉबी सिस्टम है, और ऐसा कम होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि डायरेक्टर मोस्टली उन आर्टिस्ट को प्रेफर करता है जिसके साथ उसका कंफर्ट लेवल अच्छा हो, जो उसके मतलब पूरे इस दौरानिए में उनको तंग। मैं एक सीरियल कर रहा हूँ अभी आपको मैं बताऊँ, देखें जी वो मैंने दिसंबर में शुरू की थी, आज अगस्त हो गया, अभी तक मैंने ख़त्म नहीं की है। जियो की एक सीरियल कर रहा हूँ और वो उस वक्त से अभी तक फिर वो आगे पीछे सब होता रहता है। तो वो आपको पता है डेट्स मैनेज करनी पड़ती हैं, तो फिर डायरेक्टर के साथ भी उस बेचारे का भी कसूर नहीं होता, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के से भी मसाइल हैं। लॉबी सिस्टम है टू सम एक्सटेंट, हाँ, लेकिन ये कि फिर जो मैंने आपसे बताया कि वो ऐसा है कि जी जिसका आर्टिस्ट के साथ कंफर्ट लेवल अच्छा है तो वो प्रेफर उसी आर्टिस्ट को करता है। क्योंकि आमतौर पर ये जिक्र जो है हमारे आर्टिस्ट बहुत सारे सीनियर आते हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने ये कहानी चल रही थी कि यार बस भाई सबसे बड़ी जीत आपकी वो है कि आप किसी सर्कल में फिट हो गए तो आपकी जीत है। आपको फिर बस आगे पीछे पे ये नहीं होगा कि एक ड्रामा भी खत्म हुआ फिर वो आगे पीछे आपको ड्रामे वहाँ मिलते रहेंगे। जैसे कि अभी आप ड्रामे में देखा बहुत सारे मैंने स्क्रीन पे देखता हूँ मैं कि एक आर्टिस्ट के एक ही दिन में मतलब मुख्तलिफ चैनल पे ड्रामे चल रहे हैं, एक ही आर्टिस्ट से। अच्छा कहानी भी हमारे यहाँ वही बात है कि कहानी भी सब अब एक ही जैसी कहानी चल रही है, समझ नहीं आता बंदा कि ये कहानी कहाँ से, कब एक ही कहानी। अच्छा शुगर बात ये है कि देखें फिर मैंने जैसे अभी आपसे कहा छोटी ब्रेक ले लें, हम ब्रेक लेते हैं जब तक चाय पिए, पानी आप पी चुके, अब ठंडा पी लिया और गर्म भी पी ले साथ साथ। अच्छा ताहिर भाई आपने माशाल्लाह ये सिलसिला आपने एज ए प्रोड्यूसर भी आपने काम किया, एज ए डायरेक्टर भी किया, ये सिलसिला आपका चल रहा है आगे। और कहते हैं कि वो जब इस स्क्रीन पर आता है बंदा शोबिज में आता है तो उसकी दौड़ आखिरी दौड़ फिल्म होती है। फिल्म पर कैसे पहुंचे? अच्छी फिल्म हमने ऑब्वियसली क्रू फिल्म ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की और उसमें एक फिल्म थी दुख्तर जो बहुत ज़्यादा अच्छी चली, दूसरी फिल्म थी मान जाओ ना, उसमें मान जाओ ना जिसमें वो इल्नाज नौरोजी और अपने अदिल चौधरी साहब थे उसमें, और हमने प्रोड्यूस की। मैं एज ए आर्टिस्ट खुद भी एक फिल्म कर चुका हूँ।
आखिरी फिल्म देखिए, ये दौर आप जो अब बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का जो कहते हैं रिवाइवल, बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरी अपनी राय है, ये मेरी राय है। वैसे बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, उन्हें पूरा हक है इसको इख्तलाफ करने का, ये मेरी सोच है। मुझे फ़िलहाल तो कोई स्कोप नज़र नहीं आता यहाँ फिल्मों का, और बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी एक लिमिटेड सी अप्रोच है, पैसे बजट भी हमारे लिमिटेड है, हमारे पास ना तो वो सिनेमा है इतने कि हम उनको चला सकें। अगर यहाँ कोई 5, 8, 10 करोड़ की फिल्म बनाता है तो वो दोबारा उतने पैसे कमाना उसके लिए अजाब हो जाता है। वजह यह है कि आपका बहुत ही एक छोटा सर्किट है, आप सिंध में, आप कराची और हैदराबाद के अलावा कोई इतना वो नहीं है, बलूचिस्तान का उन फिल्मों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सरहद वो फिल्में देखता नहीं है। ले दे कि आपके पास एक पंजाब बचता है जिसमें से आप बना लें। आपके सामने जो पिछले कई सालों से फिल्में बन रही हैं, मेरा ख्याल है कि उसकी 2 या 3% सिर्फ उसका जो रेशियो है कामयाबी का वो है। तो जो बनती है वो ऑब्वियसली, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, बनाता उठता देखते भी हैं, देख भी रहे हैं, हालात भी अंदरूनी पता है क्या नहीं है। तो अब जो आर्टिस्ट है, यहाँ का आर्टिस्ट है, उसका तो ये नहीं है कि इवन पाकिस्तान की हद तक तो नहीं है कि वो जो कर रहा है तो वो फिल्म में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी ख्वाहिश यही है कि बस अच्छा ड्रामा उसको मिलता रहे, उसी से वो अपना नाम बना ले। तो इसकी नाकामी की वजह क्या है? क्यों फिल्म हमारी नाकाम, अगर बन भी रही तो नाकाम क्यों है? क्यों भाई, क्या वजह है? एक तो 2-3 वजूहात हैं। पहले तो ये कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश थी, आपको पता है कि ये 19 ज़िया साहब के उस वक्त तक बहुत ज़्यादा थी। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि उस वक्त ये नहीं आया था, सोशल मीडिया नहीं था, या जो भी आपको एक बटन पे आप पूरी दुनिया, अब तो आप एक चॉइस है कि आप एक बटन पे पूरी दुनिया लेके बैठे हैं। फिर जो कुछ के साथ हालात किए गए फिल्म के साथ, ऑब्वियसली आप सब, उन्होंने उसको तबाह करके रख दिया। अब एक तो ये कि हमारे पास, अगर आप उसको, ऐसा क्यों है कि आपका सवाल ये है कि आप, जाहिर सी बात है कि आप उसको कंपेयर करेंगे दुनिया के बाकी हिस्सों से। हमारे पास तो टोटल मेरा ख्याल है कि शायद 109 स्क्रीन होंगी, उसमें भी आप क्या करेंगे, क्या कितने की बनाएंगे, कितने की चलाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे क्या? मगर एक बात ये भी तो है ना कि अब स्क्रीन जो हमारे पास है भी सही, अगर इन पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म जो है ना वो अब लग्जरी एक वो एंटरटेनमेंट हो गया, वो आम आदमी का। हालांकि सिनेमा जो है, फिल्म जो होती, वो माजी में फिल्म हमेशा से रही है कि एक आम आदमी की जो सबसे सस्ती तफरीह थी वो सिनेमा थी। कि अब माजी में देखिए, मतलब लोग दिन हो रात हो, मैटरनिटी शो जब शुरू हुए, दिन में 11 बजे वाले शो वो भी फुल होते थे लोग। और अब सिनेमा, क्योंकि अब सिनेमा की टिकट देखें 1000-1200 तो टिकट सिनेमा की है। अब वहां पर बंदा जाता है कि वो कुछ भी लेगा तो कम से कम एक आदमी कम से कम 15 से 2000 रुपये उसका खर्च होते हैं। तो ये अगर इतना यही रहा, मतलब बजट इसका, ये टिकट यही रहा, सिस्टम ये रहा, तो फिर तो मेरे ख्याल ये एक दो चार ये भी नहीं रहेंगे हमारे। देखें ना वो कितने लोग हैं, जो बात आपने कही 1500-2000, इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, इससे पहले भी वो कितने लोग हैं जो एक वक्त में 1500-2000 रुपए की एक फिल्म देख सकते हैं। फिल्म था, लोग 50 रुपए का टिकट, 100 ये ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आज भी अगर वो थोड़ा सा देखें, अगर 1000 की जगह 50% भी उसको कम करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा, ही बहुत फर्क पड़ेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था, कौन सी फिल्म थी, किसी फिल्म के ऊपर उन्होंने, मतलब किसी सिनेमा ने मतलब किया था ये, मैं मुझे पता चला था, मैं जब वो एक फिल्म करने से कुछ नहीं, उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने ट्राई किया तो वो, मतलब जहां उस फिल्म में 1000 या 1200 का टिकट था, वो उसकी जगह जब उन्होंने 400-500 पे टिकट किया, वो सिनेमा फुल हो गया, वो शो फुल हो गए उनके। अच्छा, एक तो इसमें हुकूमत को एफर्ट करना पड़ेगा कि ज़ाहिर सी बात है कि उनको कोई ना कोई इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, एज ए इंडस्ट्री इसको फ्लरिश करना पड़ेगा, कुछ सपोर्ट करना पड़ेगी, ताकि लोगों को एक सस्ती सहूलत अगर मिलेगी तो सस्ती एंटरटेनमेंट मिलेगी तो जाए। क्योंकि मासेस कराची में अब भी, अगर मैं बताऊं कि अगर आप दर्जी के पास या उन लोगों के पास, तो वो चाहते हैं सिनेमा जाए, लेकिन जाता है, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है कि आपने जो 1000-1200 की बात की, वो तो चले सिनीप्लेक्सेस हैं। इवन आप आम सिनेमा पे भी अगर जाएं तो वो भी 500-600 रुपए का टिकट है, और एक आम आदमी के हिसाब से 500-600 रुपए भी बहुत ज्यादा है। आम सिनेमा तो रही नहीं ना, आम सिनेमा हमारे रहे कुछ है ही नहीं, मतलब आम सिनेमा तो सब वो आगे सिनीप्लेक्सेस पे आगे सारे वहीं आगे, उन्हें पता है कि डिजिटल करके सारे सब कुछ वही हो गया। अब तो आम सिनेमा तो हमारे टूट चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि ये जब एक रूटीन ऐसी बन गई तो कुछ बचा ही नहीं हमारे यहाँ। तो वो जब कुछ है ही नहीं तो क्या कितने हैं, मैं आपसे, हम कह रहे हैं कि 10, 12, 15, 20 हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जब उस पर सस्ता करेंगे, दूसरा सस्ता करेंगे, तो बात तो यही है कि आपको लोगों को वहां तक लेके आना है ना। पेड
भाई एक दफा उन्हें वो कहते हैं कि नशा होता है ना कि नशा, वो नशा कराने वाले जो फैलाने वाले जब नशा इजाद करते हैं तो वो पहले फ्री में लोगों को स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बांटना शुरू कर देते हैं। तो वही अब एक दफा जब आप लेके आओगे, लोगों को लाओगे, तो लोगों का जहन बनेगा कि हाँ यार चलो 1000 या 500 रुपये में या 400 रुपये में हम देख रहे हैं, तो कम से कम एक बंदा अपनी फैमिली को 4 आदमी को लेकर अगर इसमें आता है तो यहाँ अगर आएगा 10,000 रुपये चाहिए उसको आने जाने के, कम से कम 4 आदमी भी आते हैं कम से कम। और वो 10,000 में सोचता है 10,000 को यहाँ बजट यहाँ छोड़ दफा करो, घर कैसे चलेगा। और फिर अगर देखनी तो यूट्यूब पे आएगी ना, अपने आप ही सारे ये चलेगी, यूट्यूब पे दे देंगे ये, तो ये कहानी ये सोच रहा था भाई छोड़ना यूट्यूब पे देख लेंगे, जब आएगी देख लेंगे। तो वो अब कम सस्ता करो तो लोग लाइव स्क्रीन देखेंगे, लाइव स्क्रीन देखेंगे। और फिर बात ये कि कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिनका मजा ही बड़ी स्क्रीन बनाता है। फिर आपको थोड़े से अपने स्टैंडर्ड्स भी हाई करने पड़ेंगे। अब लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो टेक्निक नहीं है, यहाँ पे बनाने वाले लोग नहीं, सब कुछ है सब कुछ, लेकिन उनको पता है कि अगर हम इतने पैसे डाल देंगे तो इन पैसों को निकालेगा कौन और कैसे निकलेगा। तो उसके लिए डेफिनेटली बैठ के प्लानिंग गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, इन तमाम लोगों को बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ इस तरह के लोगों को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, वो सहूलियात देनी पड़ेंगी कि जिसके बाद वो सिनेमा पे आए। और एक दफ़ा अगर ये सिलसिला चल निकला तो उम्मीद है फिर इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। मगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट तो हमें नहीं लगता कि सालों की कहानी चली आ रही है, आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं, सिवाय मतलब मीटिंग होने के। क्योंकि जब हमारे प्रोग्राम में आए हसन जाह साहब को आए, मेरे इसी प्रोग्राम में हसन जाह साहब से बात हुई, कह रहे क्योंकि प्रोड्यूसर एसोसिएशन की मेरे साथ वो कह रहे हमारी मीटिंग में सब कुछ हुआ, कह रहे एक दफा बैठ के सब कुछ फाइनल हो गया। और जब फाइनल हुआ उधर वो जब हुकूमत चेंज हो गई, वो फाइल में दब गई। अब नई हुकूमत में फिर नए लोग आएंगे, फिर नई कहानी बनेगी। कह रहे जब भी कुछ होता है तो वो बंदा मिनिस्टर चेंज हो गया। इवन दो चेंज नहीं भी होता तब भी वो ऐलानात की हद तक तो बहुत कुछ हो जाता है। वही उन्होंने कहा कि चल रही है, मगर अब तक उस पर इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ, करे आज तक नहीं हुआ। इसमें दो चीजें हैं शोभी भाई, एक तो ये कि वो जो ऐलानात करते हैं, यहाँ की भी कोई एसोसिएशन या जो भी कुछ है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो खुद इतनी सिंसियर हो, को इस चीज़ के पीछे लगे और उनका वाकई ये मकसद हो कि जो भी कुछ हमें मिलने जा रहा है, जो हासिल करना है, वो हमने वहीं लगाना है जहाँ के लिए मिलना है। हमारे मुल्क में एक ये भी तो बड़े मसले हैं ना कि वो लोग उसको फिर दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस जगह के लिए पैसा मिलना है, आपकी इरादा भी होना चाहिए, आपकी नीयत भी होनी चाहिए उस जगह को उठाने के लिए। जब एक चीज़ इतनी अच्छी थी, अगर वो बुरी हो सकती है तो यकीनन आपके ज़ाती एफर्ट से एक पूरे, अगर आप पूरी टीम के साथ बैठ के वो मेहनत करें तो वो मुकाम वापस मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। सही बात है। मीर अहमद खान तालपुर ने हमें ज्वाइन किया कि रेडियो पर आपके चैनल नहीं आते, रेंज बहुत कम है। नहीं, बिल्कुल हमारी रेंज तो बहुत ज़्यादा, हमारी रेंज तो बहुत ज़्यादा। अब हो सकता है कि कभी आपका सिग्नल, आप अगर कहाँ पर है मुझे नहीं पता। तालपुर साहब आप किस शहर से बात कर रहे हैं? तकरीबन सब जगह हमारे सिग्नल आ रहे हैं। अभी आप पहले बंदे जो सालों बाद किसी एक ने कहा कि रेंज पर नहीं आ रहे, वरना आप देखें वैसे फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो ये भी सिलसिला आसान है कि लोगों जब वो नहीं आते तो लोग इस पर देख रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं साथ साथ। तो खैर बहरहाल ये तो सिलसिला हमारा चल ही रहा साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा कभी सिंगिंग का भी शौक है? कभी सिंगिंग इस हद तक हम दोस्तों में बैठ के कभी बस कोई ये करियोके वगैरह कर लेते हैं इस तरीके से। और नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ज़्यादा अपने ज़ात के हवाले से, वो आवाज़ के तो बहुत मिलते हैं कि जी आवाज़ आपकी अच्छी है, लेकिन क्योंकि आवाज़ वो जादू से जगाती है आवाज़। हाँ नहीं, वो है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं बोल अच्छा लेता हूँ, गा अच्छा नहीं सकता। मुझे फैसला करेंगे कि? नहीं सर, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मैं शायद इतना अच्छा गा नहीं सकता जितना अच्छा बोल लेता हूँ। तो लोगों को मेरी आवाज़ से इस्तेफादा उठाने दें। ऐसा नहीं हो कि गाने के बाद वो मेरी आवाज़ से भी चिढ़ने लगे। नहीं सर, आपको तो वैसे लोग बड़ा लाइक करते हैं माशाल्लाह। आपका लुक माशाल्लाह, मतलब एक कैरेक्टर के हिसाब से मैंने जो आपके ड्रामे देखे, सिर्फ ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हुए, मगर हकीकत ये कि मैंने जब देखा वो ड्रामे में, मतलब मैं अमूमन बैठ के, क्योंकि फील्ड यही है ना, तो मैं बड़ा जज कर रहा होता हूँ बैठ के कि अब वो बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं कि जो कैरेक्टर में डूब जाते हैं, अपने आप को माइनस कर देते हैं। वो बहुत कम लोग ऐसे हैं, उन्हीं में से आप भी एक हैं माशाल्लाह, कि बिल्कुल मतलब वहाँ देख के लगता ही नहीं कि ये ताहिर जतोई है। मुझे लगता है ये वही कैरेक्टर जो है वो मौजूद बंदा है, और यही जीत भी है ना लोगों के। आपके जो आपको कमेंट्स मिल रहे हैं वो इसी बात के तो मिल रहे हैं ना वो जी, क्योंकि जब तक कि ऐसा होगा नहीं, जब तक वो सामने वाले पे इम्पैक्ट कैसे छोड़ेगा, जब तक वो डूबेगा नहीं वो।
जब कहते हैं डूबने के बाद ही जब इंसान जब एक्चुअली वो डूबता बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि मेरी जो यूजुअली जो आम लोगों की राय है, मेरा ख्याल सही है उनकी, और मेरी जो लुक है शायद वो लोग ये गेज करते हैं कि वो बहुत नेगेटिव है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कहीं से भी नेगेटिव नहीं हूँ, बहुत अपने आम दोस्तों में बड़ा सॉफ्ट और हम्बल सा आदमी हूँ। तो मेरे लिए खुद बजाते खुद जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ और मुझे कंटिन्यूसली जब नेगेटिविटी शो करनी पड़ती है तो मुझे बड़ा एक अजीब सा लगता है, कि क्योंकि मैं अंदर से ऐसा आदमी हूँ नहीं और मुझे वो दिखाना पड़ता है। तो और क्योंकि मैंने कई दफ़ा अपने डायरेक्टर से उनसे कहा यार मुझे कोई प्यार मोहब्बत वाला काम दो जैसे करूँ, तो वो मुझसे कहते हैं यार तुम्हारे मुंह पे प्यार ही नहीं आता, तुम क्या। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं पता नहीं कुछ दिन पहले मैं कोई इंडिया की एक फिल्म देख रहा था, वहाँ की वो जो क्या नाम तमिल फिल्म में से अच्छा कोई एक कैरेक्टर सेम एज इट इज सेम। अच्छा अभी दो चार नाम उसका नाम जहन में नहीं आ रहा बंदे का मेरे, मगर एज इट इज मतलब अच्छा लुक भी उसकी मूछे भी दाढ़ी भी लुक ये सेम एज इट इज लुक। मैं देखूंगा दोबारा वो जो नजर पड़ी ना मेरी तो मैं उसकी एक तस्वीर बना के आपको दूंगा बिल्कुल एज, मतलब कोई मुझे फर्क नहीं लग रहा। अच्छा माशाल्लाह आंखों से आपके पूरे लुक से फेस से कोई मुझे फर्क नहीं लग रहा उसमें। आपको देख के मेरे अभी भी मैं आपको जब देख रहा हूँ तो मेरे जहन में वो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सी फिल्म ज्यादा आपको था वो तमिल तो डबिंग वाली फिल्म मगर नाम मेरे जहन में आ नहीं रहा। मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे जहन में वो बंदे का फेस सामने बिल्कुल आ रहा है और वो नेगेटिव उसका लुक था वो क्या पूरी फिल्म में छाया हुआ था बंदा विलन क्या मतलब जबरदस्त बहुत बहुत ही जबरदस्त किस्म का। इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है, क्या अपने आप को कहाँ देखते हैं क्या? सर मेरे इख्तियार में जो चीज़ है वो सिर्फ यही है कि मैं मेहनत करूं, कोशिश करूं। देखो जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक है ना वहाँ लव सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। वो तो है जहाँ पे आपने ये सोचा, जहाँ पे आपने ये सोचा कि जी मैं बहुत, वहीं से आपका सवाल शुरू हो जाता है। मेरा काम है मेहनत करना, कोशिश करना कि मैं मेहनत करूं, बेहतर रोल अगर मुझे मिले तो उनको कोशिश करूं, लोग मुझे सराहें, पसंद करें, यही चीज़ है। बाकी प्रोडक्शन का काम है, इंशाल्लाह वो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जल्दी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं प्ले, काम यही करना है, अल्लाह का करम है। बाकी तो खैर जो भी मतलब मसाइल हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो है, मतलब नहीं कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन कोशिश करना है। बाकी आपको पता है इज्जत अल्लाह देने वाला है, बेशक इज्जत तो अगर उसमें कोई मुकाम इससे बेहतर है तो अल्लाह से सिर्फ दुआ है कि अल्लाह ताला वहां तक ले जाए। बाकी जो उसने हमारे इख्तियार में रखा है कि भाई तुम हिलते जुलते रहो और उस वो जरूरी है, वो जो मुकाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको मेंटेन करो। हमारा काम मेंटेन करना है, कोशिश करेंगे कि उसको मेंटेन कर सकें। नए लोग अगर जो आना चाहते हैं उनको आप नए लोगों को, लड़के लड़की जो हमारे यहाँ, क्यों आजकल तो हमारे यहाँ सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं तो समझते हम स्टार बन गए, तो आप क्या समझते हैं उनके क्या कहेंगे, उनके आने के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखें जी ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है जो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो भी लोग अदाकार बनने आते हैं वो घर का जो सबसे बेकार आदमी होता है, जो कुछ नहीं करता, तो माँ बाप कहते हैं इससे अदाकारी करवा लो, या खुद कहता है कि चलो अदाकार बन जाओ। जो सबसे बेकार आदमी है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, चलो इसको अदाकारी करवा लो, मॉडलिंग करवा दो। अगर ये इतनी आसान चीज होती तो दुनिया में आपको पता है हर आदमी ये कर रहा है। तो मैंने कहीं एक बात सुनी थी और जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर जुमला है कि अदाकारी उसके लिए बहुत मुश्किल काम है जिसको आती है, बहुत मुश्किल है जिसको आती है, जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत आसान काम है, वो कुछ भी कर लेगा। तो जो नए लड़का लड़की आते हैं, अच्छा उनको जो भी आते हैं उनमें से 90% जो मेरी मुलाकात या जिनसे बात भी होती है वो सब हीरो और हीरोइन बनने आते हैं। सबसे पहले तो अपने इस सोच को ख़त्म कर दें, अदाकार बनना चाहें एक्टर बने, हीरो हीरोइन ना बने, क्योंकि हीरो हीरोइन की एज कम होती है। अगर आप अच्छे अदाकार बन गए तो आप अच्छे हीरो भी बन जाएंगे, अच्छी हीरोइन भी, लेकिन आपका जो सोच का मयार है, जो आपका जाना चाहिए वो अच्छी अदाकारी की तरफ जाना चाहिए। तो आप यकीनन बाकी मेहनत करें, अल्लाह ताला जाहिर सी बात है आपकी मेहनत को ज़ाया तो नहीं करता ना। चलें ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने वक्त निकाला माशाल्लाह, क्योंकि आपकी दिन काफ़ी मसरूफ चल रहे हैं माशाल्लाह, ऑन सेट आपके काफ़ी ड्रामे चल रहे हैं इस वक्त और ऑनर भी हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ देखने वालों का, सुनने वालों का, अगर उन्होंने मुझे तहम्मुल से सुना, और अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई एतराज़ हो या तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए भी माज़रत ख्वाह हूँ, और बहुत मेहरबानी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।